1, 2, 3, come on. Come on, come on. हाँ, तो देखिए 1.2 का चौथा प्रश्न दिया गया है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है, तो इसमें LCM 306 657 ज्ञात करना है। दो संख्याएं दी गई है 306 और 657, जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 दिया गया है, और उसी दोनों संख्याओं का LCM यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, और ये सूत्र ये होता है कि HCF AB यानी दो संख्याओं का मस गुणे LCM AB यानी A और B का मस बराबर यहां पर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी होता है A गुणे B। यहां पर दोनों संख्याएं आ जाएगी। ऐसा हम भी लिख सकते हैं कि मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं संक्षेप में। तब यहां पर देखें हम लोग दो संख्या A और B इसमें माना गया है, तो यहां पर दो संख्या क्या है 306 और 657। तो यहां पर लिख देंगे कि माना A बराबर 306 है, B बराबर 657 है। अब यही सूत्र अपने अप्लाई करें तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि तो यहां पर क्या लिखेंगे, कीमत रख दे इसमें HCF AB, तो एक की जगह पर कितना लिखेंगे 306 कोमा फिर 657 इंटू LCM AB, LCM AB की जगह पर फिर A की जगह पर हम लिखे कितना 306 और 657 बराबर A गुणे B। तो A की जगह पर कितना लिखा गया है 306 गुणे B की जगह पर है 657। HCF 306 657, HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है। इसका मतलब कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो यहाँ मस की जगह पर हम 9 लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक की कीमत कितना हो जाएगा 9 गुणे LCM 306 और 657 बराबर ये कितना हो जाएगा 306 गुणे 657। ये 9 का गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो इसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगा कि LCM 306 657 बराबर ये हो जाएगा कि 306 गुणे 657 और उसके बटे में ये 9 का गुणा था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब 9 से 657 में हम भाग दें तो 65 है, तो पहले 9 7 63 7 बार लेके चलो, 9 7 63 2 बचेगा 27, 9 3 27। तब ये आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 306 गुणे ये ऊपर आया 73। 306 में 73 का गुणा करेंगे तो आप गुणा करके चेक कर लेना 22,338 आएगा, 22,338। ये किसका मान आया LCM 306 657 का। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए LCM ऑफ कितना है 306 एंड 657। इन दोनों संख्याओं का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनका इतना ही मतलब है कि 306 और 657 का ही LCM है या मस है। ये कितना आया हुआ है 22,338। ये अपना हो गया आंसर। और विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न के अंदर सबसे ज़्यादा अपने को ध्यान देना है, तो ये जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइन के ऊपर ध्यान देना है, यही सूत्र है। यानी संक्षेप में अपने ये याद रखें कि मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या सूत्र होता है। ये 1.2 का पांचवा प्रश्न में दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर
समाप्त हो सकती है। इस प्रश्न का मतलब ये पूछा गया है कि अगर 6 की घात n है, अगर 6 की घात 1 करें तो इसका आंसर कितना आता है 6। अगर 6 की घात हम 2 करें तो इसका आंसर कितना आता है 36। 6 का वर्ग करते हैं तो इसका लास्ट वाला अंक, जैसे यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर लास्ट वाला अंक 36 आया है, ऐसे ही 6 की घात हम 5 करें, 6 की घात 4 करें, 6 की घात 3 करें तो लास्ट वाला अंक कभी 0 हो सकता है। जैसा कि 0 यहाँ 140 में लास्ट वाला अंक 0 है, तो इस तरह से लास्ट वाला अंक 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये अपने को जांच करके बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अपने को ये समझना है कि कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होती है, उदाहरण के रूप में यहाँ पर हमने 140 लिया था, कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होती है तो वह किससे विभाज्य होती है 10 से, यानी इसमें 10 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 140 में 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 140 है, बट्टे में 10 है, 0 से 0 कट गया, 14 आ गया। अब यही बात अपने को पहले लिखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यह संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यह संख्या 0 पर समाप्त है तो यह 10 से विभाज्य है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब वो 10 से विभाज्य होगी तो 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5, तो 140 में 2 का भी भाग लगता है और 5 का भी भाग लगता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वह 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। तो यही बात यहाँ पर लिख देंगे। देखिए, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 2 और 5 से विभाज्य है। 140 10 से भाग लगता है 140 में, तो इसमें 2 और 5 का भी भाग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। तो यही एक लाइन अपने को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5। अब देखिए, प्रश्न में क्या दिया गया है 6 की घात n, ठीक है। इसका हम लोग गुणनखंड करें तो यहां पर लिखेंगे कि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3, और यहाँ ऊपर n घात है तो इसके बाहर घात n लिख देंगे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोष्टक के बाहर n घात है तो ये 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 की घात n गुणे 3 की घात n, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ 10 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 है, जबकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, 5 नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में पांच नहीं है। जब 6 की घात n में इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, अब देखिए यहाँ 6 है, 6 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 है, तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। जब इसमें 5 नहीं है तो देखिए ये 5 से विभाज्य नहीं होगा, 6 क्या होगा, 5 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आता है। कोई भी संख्या अपने गुणनखंड से ही विभाज्य होती है। तो लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n किससे, 5 से विभाज्य नहीं होगा। जब किसी संख्या में 5 का भाग नहीं लगेगा तो उस संख्या में 10 का भी भाग नहीं लगेगा। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो कि यहाँ पर 9 है, तो 9 में 5 का भाग नहीं लगता, तो इसमें 10 का भी भाग नहीं लगेगा। बड़ी संख्या भी लेकर के आप देख लो। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो 23 है, 23 में 5 का भाग नहीं लगता, 5 का भाग नहीं लगता है, तो इसमें 10 का भी भाग नहीं लगेगा। तो जब 6 की घात n में 5 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसलिए 6 की घात n 10 से विभाज्य नहीं होगा।
जब 6 की घात n 10 से विभाज्य नहीं होगा, जो संख्या में 10 से विभाज्य नहीं होगा वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त कब होगी, जब वो संख्या 10 से विभाजित हो। इसलिए लिखेंगे कि 6 की घात n का अंतिम अंक 0 नहीं होगा, यानी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही अपने को सिद्ध करके दिखाना था कि 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। ये रफ काम है।